कितने डेसिमल डिजिट्स के बाद हमको कितने तक चाहिए वो देख लिए थे। उसका कुछ कमांड जैसे फॉर्मेट शॉर्ट, फॉर्मेट लॉन्ग, फॉर्मेट रैट, रैट से रैशनल देगा, लॉन्ग से डेसिमल के बाद 15 डिजिट तक देगा, शॉर्ट में डेसिमल के बाद 4 डिजिट, और फॉर्मेट बैंक करेंगे तो 2 डिजिट। उसके बाद कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखे थे जो मैटलैब में ऑलरेडी होता है। तो कोई भी चीज करना है तो बार बार हमको उसके लिए प्रोग्रामिंग लिखने का जरूरत नहीं है कि स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक्सपोनेंशियल निकालेंगे, तो डायरेक्ट ये सब कमांड्स यूज करके हम किसी भी चीज का जो भी रिक्वायरमेंट है उसका हम लोग निकाल सकते हैं। ये बिल्ट इन कमांड जो है, जो इसमें फीचर्स है, सी में होता है कि नहीं होता है ऐसा कुछ? होता है। जैसे स्क्वायर रूट का होता है। हम्म, होता है लेकिन इससे कम फीचर्स रहता है। इसमें और भी बहुत सारा चीज कर सकते हैं एक साथ, तो इतना नहीं रहता है, लेकिन होता है उसमें। बिल्ट इन कमांड सब में रहता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है। एक क्वेश्चन है जो लास्ट के प्रीवियस ईयर्स में पूछा है, ये आई थिंक तुम लोग अब बता दोगे। डिफरेंशिएट बिटवीन CLC एंड क्लियर, ये दो कमांड है, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो अब तो तुम लोग को पता है ये चीज डिफरेंशिएट कैसे, मतलब डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या डिफरेंस है। तो CLC से क्या करते हैं? कहाँ से कहाँ से कहाँ से क्लियर करते हैं? हाँ, कमांड विंडो। हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बोलना, क्लियर्स कमांड विंडो। और क्लियर कमांड जब हम देते हैं तो इससे क्या होता है, वर्क स्पेस। हाँ, तो वर्क स्पेस में क्या रहता है, वर्क स्पेस में जो भी काम पीछे वाला करते हैं वो वेरिएबल्स को स्टोर करके रखता है। तो यहाँ लिखेंगे रिमूव्स, तो वेरिएबल हट जाता है, ऑल वेरिएबल्स फ्रॉम द मेमोरी। मेमोरी में वर्क स्पेस क्या है, मेमोरी ही हम स्टोर करके रखते हो कि पीछे क्या क्या किए हो। इसके अलावा दो और होता है जिसमें से एटलीस्ट एक तो हम लोग जानेंगे, हु। अगर करेंगे WHO, तो हु लिखेंगे तो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, डिस्प्लेस अ लिस्ट ऑफ द वेरिएबल्स करेंटली इन द मेमोरी। इन द मेमोरी, ये करने से वर्क स्पेस में जो भी करते हैं वर्क स्पेस मेमोरी में स्टोर हो जाता है और जो भी मेमोरी में स्टोर रहता है वो शो कहाँ करता है, वर्क स्पेस में। तो हु करेंगे तो जो जो वेरिएबल्स को स्टोर करके रखा है मैटलब पहले से, वो सब उसमें डिस्प्ले होगा। और वेरिएबल क्या होता है ये तो मतलब पहले से पता है, ज्यादा कुछ इसमें बहुत ज्यादा टेंशन का बात है नहीं। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मैटलैब शुरू करते हैं तो हम डिफाइन करते हैं x इक्वल टू मान लो 1.5 हम लिखते हैं, ये डिफाइन किए। और फिर नेक्स्ट लाइन में डिफाइन किए कि साइन एक्स वाई इक्वल टू हमको चाहिए साइन एक्स। अगर ऐसे करते हैं
तो ये x जो है ये वेरिएबल का काम करेगा। ये ही वेरिएबल है जो डिफाइन हम पहले कर दिए हैं, और इस वैल्यू पर हमको चाहिए sin x का वैल्यू। तो कुछ कुछ देगा आउटपुट ऐसा करके, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा। तो इसी x को इस तरह से जो भी डिफाइन करते हैं इसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर करें, डिफाइन करें x इज इक्वल टू i/2 डिफाइन करें। अब क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो इंटर जब प्रेस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, x इक्वल टू पाई/2 ही आएगा। पाई/2 का ये वैल्यू है वो आ गया। तो हम साइन x जो है देखो यहाँ पर स्टोर हो गया, देखो वर्क स्पेस में यहाँ x लिखा हुआ है वेरिएबल, ये स्टोर कर लिया वेरिएबल का वैल्यू। अब आगे हम जो करेंगे, अगर x का यूज करते हैं तो हमको बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि x क्या है, ये ऑलरेडी स्टोर करके रखा है वर्क स्पेस में। यहाँ पर वर्क स्पेस में x का वैल्यू इतना है मेमोरी में। तो अगर हम साइन x करते हैं, चेक करते हैं कि कितना वैल्यू है, x का वैल्यू ऑटोमेटिक पाई/2 यानी 1.5708 लेगा, इसका वैल्यू 1 आ गया। तो ये इसको x को वेरिएबल कहते हैं, और इस वेरिएबल पर sin x का हम वैल्यू निकालें। और यहाँ पर देख सकते हो, जनरली कल हम बताए थे कि सेमी कॉलन यूज करते हैं। सेमी कॉलन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि x इक्वल टू पाई/2 तो हम इनपुट दे रहे हैं, तो हमको इसका जरूरत तो नहीं था एक्चुअली में, ये तो हम इनपुट दे ही रहे हैं x इक्वल टू पाई/2। तो ये आंसर जो आया है पाई/2 को डेसिमल में लिख के, इसका हमको जरूरत नहीं था। तो जब आउटपुट हमको जरूरत नहीं रहेगा शो करने का, मतलब हम नहीं चाहते कि शो हो, क्योंकि अननेसेसरली क्या हो गया, लाइन बढ़ गया ना, 2 लाइन बढ़ गया ऐसे करके। तो हम क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू पाई/2 के बाद सेमी कॉलन दे देंगे। अब इंटर करेंगे, देखो इंटर प्रेस करने वाले हैं, अब कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो है वर्क स्पेस में वो कैलकुलेट होगा। x का वैल्यू ये कैलकुलेट किया है, और चेंज कर देता है, y इज इक्वल टू लिख सकता है पाई/2, क्योंकि x ऑलरेडी ऊपर दे चुके हैं ना, तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएगा वर्क स्पेस में, तुम लोग को कोई डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। तो y इक्वल टू पाई/2 दिए, उसके बाद सेमी कॉलन लगा दिए, यहाँ पर मेमोरी में स्टोर हो गया y का वैल्यू। वेरिएबल हम चेंज कर दिए, नाम चेंज कर दिए वेरिएबल, तो y इक्वल टू पाई/2 सेव हो गया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं सेमी कॉलन के बाद यहाँ नहीं डाले थे सेमी कॉलन, तो ये आया था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं आया। तो कल जो पढ़े थे सेमी कॉलन क्यों लगाते हैं, हम चाहते हैं कि वो रन तो हो बट हमको शो ना करे अननेसेसरली, की क्योंकि हम तो पता है y का वैल्यू पाई/2 हम दे ही रहे हैं, तो हमको क्यों शो करेगा ऐसे कि y का वैल्यू कितना है, पाई/2 है तो वो डिवीजन करके डेसिमल में शो कर दे रहा है, तो वो हमको नहीं चाहिए, तो इसलिए सेमी कॉलन लगा देंगे हाइड करने के लिए। जो भी आउटपुट है उसको हम देखना नहीं चाहते, हाइड कर दिए सेमी कॉलन लगा के, बट वो रन होगा। परसेंटेज में क्या होता है कि वो रन भी नहीं होता, एक्सिक्यूट होता ही नहीं है, मैटलैब उसको पहचानता ही नहीं है वो क्या है, सब उसको नहीं रन करता है। तो परसेंटेज में भी क्या होता है कि वो जो परसेंटेज लगाते हैं कमेंट करते हैं, तो उसको मैटलैब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता कि ये क्या है, उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सेमी कॉलन में इसको एग्जीक्यूट तो करेगा, लेकिन तुमको शो नहीं करेगा कि क्या आउटपुट आया, आउटपुट हाइड कर देगा। अब लिखते हैं साइन, क्या लिखे, y/2 लिखते हैं, y ऑलरेडी पाई/2 है, साइन y/2 का मतलब हो गया पाई/4, और इंटर प्रेस करते हैं, कितना आएगा 1/√2 यानी 0.7071। तो यहाँ पर ये जो है ये एक्स वाई ये सब जो वैल्यू है ये वेरिएबल इसको कहते हैं इसी, और इसी को कुछ वैल्यू असाइन किया जाता है और उसको आगे फिर यूज किया जाता है। ये तो दो दो लाइन का लिख रहे हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल का जरूरत नहीं था, हम डायरेक्ट यहाँ पाई/4 भी लिख सकते थे, लेकिन जब लंबा प्रोग्राम लिखते हैं तो वेरिएबल्स का जरूरत पड़ता है। आगे हम लोग जब करेंगे तो वेरिएबल्स का यूज भी देखें। और
इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो अभी हम लोग कर लेंगे क्योंकि उतना तक हम लोग पढ़ चुके हैं, है कंप्यूट e का पावर -x sin 2x when x इक्वल टू 0.4। जब x का वैल्यू इतना है तो हमको कंप्यूट करना है मैटलैब पर इसका वैल्यू e का पावर -x sin 2x। तो क्या करेंगे, वापस जाएंगे कमांड विंडो पर, और ये सब बहुत ज़्यादा है तो CLC कर देते हैं, ये साफ हो गया। ये तो कमांड विंडो साफ हो गया, लेकिन मेमोरी में अभी भी इसके स्टोर है ये तीनों चीज x y का वैल्यू। तो अभी भी हम कुछ देंगे, कुछ भी वैल्यू, मान लो exp ऑफ x देते हैं तो देखो वैल्यू आ जाएगा, जबकि x हम डिफाइन नहीं किए कमांड विंडो में, लेकिन वैल्यू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये अभी तक स्टोर करके रखा है, वो ना डिलीट नहीं किया। क्लियर कर दिए, क्लियर ऑल कर देंगे या क्लियर कर देंगे तो यहाँ से देखो मेमोरी से हट गया, वर्क स्पेस में अब कुछ नहीं लिखा हुआ है। और अब exp कुछ भी करते हैं एक्स स्क्वायर ही करते हैं, एक्स स्क्वायर, देखो अब एरर बता देगा क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि एक्स है क्या। आ गया ना, अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल एक्स, एक्स को डिफाइन नहीं किया गया है अभी तक। तो फिर क्या करेंगे, CLC करेंगे। पहले तो इसको साफ कर देते हैं और अब हम वो वाला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या करना है, लिखा हुआ है कि जब x का वैल्यू 0.4 हो तो सबसे पहले वेरिएबल को डिफाइन करना है, तब तो एक्सपोनेंशियल इंटू साइन 2x का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो x इज इक्वल टू, ये मेरा कमांड प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर मेरा कर्सर रखेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे x इक्वल टू, वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं 0.4। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन जाएंगे, नेक्स्ट लाइन जाने के लिए इंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो हम 0.4 को नहीं चाहते हैं कि दिखाए, क्योंकि ये तो हम इनपुट दे रहे हैं, तो सेमी कॉलन यूज कर सकते हैं, तो सेमी कॉलन यूज कर दे। और अब इंटर प्रेस करते हैं, नेक्स्ट लाइन में पहुंच गए, डाटा यहाँ पर स्टोर हो गया, एक्स का वैल्यू स्टोर कर लिया ये कि एक्स का वैल्यू 0.4 है, वर्क स्पेस में वो चीज दिखेगा। नेक्स्ट लाइन में एक्स वेरिएबल डिफाइन हो गया है, अब हमको क्या करना है, एक्सपोनेंशियल टू द पावर -x लिखना है। तो हमको पता है कि एक्सपोनेंशियल को कैसे लिखते हैं, उसके लिए कमांड ये है शॉर्टकट exp, एक्सपोनेंशियल लिखना पड़ेगा। तो exp माइनस ऑफ x है ना, माइनस ऑफ x लिख देंगे, x तो ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। इन मल्टीप्लीकेशन करना है, तो मल्टीप्लीकेशन जैसे कि कॉपी में लिखते हैं तो यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन नहीं लिखे, डायरेक्ट लिखे e टू द पावर -x sin 2x, लेकिन मैटलैब को बताना पड़ेगा कि इस दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं। ये तो एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, बीच में क्या करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, या कुछ और कोई सा ऑपरेटर लगा, कौन सा ऑपरेटर है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, ये बताना पड़ेगा मैटलैब को, नहीं बताएंगे तो एरर आ जाएगा। अब उसके बाद साइन, ऑलरेडी देख चुके हैं कि साइन का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। साइन के लिए वही कमांड है यूजुअल साइन, और यहाँ पर इनपुट में 2x देना है, तो 2x। बताओ ये रन करेगा कि नहीं करेगा? अगर इंटर प्रेस करेंगे तो रन करेगा, हाँ या ना, कुछ भी बोलो जो लगता है। क्यों नहीं करेगा बताओ? नहीं, इंडिविजुअल लिखते हैं तो, और कोई बता रहा था शायद, वो बताओ, कोई और बोल रहा था कुछ। होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2x लिखे हैं। अब फिर से मैटलैब को बताना पड़ेगा ना कि 2 और x के साथ क्या करना चाहते हैं, मल्टीप्लिकेशन। समझ रहे हो? और वो जो तुम बोल रही थी कि सेमी कॉलन लगाते एक से ज्यादा, तो वो तो इंडिविजुअल करते हैं तब ना, ये तो पूरा एक है ना, ये पूरा एक है, ये पूरा टर्म एक है, क्योंकि इस दोनों के बीच में ऑपरेटर लगा दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रन करते हैं तो देखते वैल्यू कितना आएगा। आ गया वैल्यू, 5 नंबर का क्वेश्चन बन गया।
तो इसमें कैसे लिखेंगे, इसको कंप्यूट करना रहेगा तो ऐसे ही लिखेंगे। सबसे पहले डिफाइन करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले डबल एरो कमांड प्रॉम्प्ट, इसके बाद वेरिएबल डिफाइन करेंगे x इक्वल टू 0.4 और यहाँ परसेंटेज लगा के हम लिख सकते हैं डिफाइनिंग वेरिएबल। अब जो कॉपी में हम लिखेंगे ना वो मैटलैब के हिसाब से लिखेंगे। अब हम क्वेश्चन में जैसे लिख दिया है ऐसे करके, तो ऐसे नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या किया, डिफाइन वेरिएबल किया, इसलिए परसेंटेज लगा दिया। इसके बाद हम सेमी कॉलन लगा देंगे क्योंकि हमको आउटपुट से जरूरत नहीं है, इसका एक्स को हम डिफाइन किए बस। नेक्स्ट लाइन में कमांड प्रॉम्प्ट दिए, कर्सर वहां पर गया और हमको वैल्यू निकालना है इसका, तो क्या करेंगे ई एक्स पी। अब ऐसा नहीं कि ई का पावर माइनस एक्स, अब सब कुछ मैटलैब के हिसाब से ही हम लिखेंगे। माइनस ऑफ एक्स इंटू साइन ब्रैकेट 2x है तो 2 इंटू एक्स, और यहां से यहां पर क्या करेंगे, जो फंक्शन का जो वैल्यू पता करना है वो लिखेंगे कंप्यूट द वैल्यू। ये क्या करेगा, वैल्यू कंप्यूट करेगा इस फंक्शन का, किस पर, x इक्वल टू 0.4 पर। और जो आंसर आ जाएगा मेरा, फिर इसके बाद क्या आया देखो, आंसर करके आया है, आंसर इज इक्वल टू दिस। तो इसके बाद आंसर इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा तुम्हारा वो आ जाएगा। इतना क्या, कैलकुलेटर नहीं अराउंड होगा तो कोई बात नहीं, इतना तक तो कर सकते हैं ना, बॉक्स बना के छोड़ सकते हैं, तो यहां तक करके छोड़ देंगे अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा तो। हमको तो मेन इसको देखना है कि ये तुम्हारा प्रोसेस कैसा है, सही है कि नहीं है, बाकी और किसी चीज से मतलब नहीं है। वैल्यू थोड़ी निकाल सकते हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का खुद से, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। और जब प्रैक्टिकल होगा तो प्रैक्टिकल में दिखाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितना आंसर आया, तो वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर इतना करके भी छोड़ देंगे। हाँ ठीक, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर क्या कर रहे थे, वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी चीज का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए पहले वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है, कमांड प्रॉम्प्ट के पास कर्सर ले जाके, और फिर तुमको जो वैल्यू चाहिए वो तुम कर दो। मतलब हमको चाहिए y इक्वल टू साइन एक्स का वैल्यू चाहिए, मतलब तो y का वैल्यू कितना होगा, साइन एक्स, एक्स के जगह पर 1.5 रखेगा मैटलैब क्योंकि वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइंड है। एंड देन उस हिसाब से तुम्हारा आउटपुट आ जाएगा। यहाँ सेमी कॉलन दे देते हैं और यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट, तो इसके बाद इंटर करेंगे तो आंसर आ जाएगा, और अगर सेमी कॉलन लगा देंगे तो यहाँ भी आंसर नहीं आएगा, वो कैलकुलेट करके रख लेगा लेकिन डिस्प्ले नहीं करेगा, इसीलिए यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाए हैं। अगर सेमी कॉलन लगा देते तो ये डिस्प्ले नहीं होता इतना चीज, सेमी कॉलन नहीं लगाया है इसलिए ये लिखना पड़ रहा है। अगर तुम लोग यहाँ पर सेमी कॉलन भी लगा दोगे और ये वाला हटा दोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर लिखने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये कंप्लीट कर देने से अच्छा रहता, इतना लिख देने से। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एरे को डिफाइन करना। एरे होता क्या है और एरे को डिफाइन कैसे किया जाता है, क्योंकि मैटलैब सबसे इंपॉर्टेंट मैटलैब में चीज है वो एरे ही है, डिफाइनिंग एरे। जो भी हम इनपुट दे रहे हैं वो सबको एज ए एरे स्टोर कर रहा है मैटलैब। देख सकते हैं यहाँ पर आंसर को भी एक स्केलर एरे जैसा स्टोर कर रहा है, एक्स को भी एक स्केलर एरे जैसा स्टोर कर रहा है। मतलब इसका एक ही कंपोनेंट है इसलिए एक कंपोनेंट लिखा हुआ है, अगर एक से ज्यादा रहेगा तो ज्यादा कंपोनेंट स्टोर करेगा। तो इस हर चीज को एरे की तरह स्टोर करता है। एरे क्या होता है, किसी को पता है?
बेसिक है, मतलब एकदम, मतलब जो स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं वो। बताओ। बोलो, किसी को तो पता होगा ही। पता सबको होगा, बस बोलने नहीं आ रहा होगा, ऐसे सोच रहे हो। कोशिश करो, सही होगा जो बोलोगे। हम्म। हम्म। और सिंपल लैंग्वेज में एरे क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है बस, और क्या? लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जो रो। वेक्टर क्या होता है लीनियर अलजेब्रा में? उसी को तो एरे कह रहे हैं ना। वन डायमेंशनल एरे उसी को कहते हैं। टू डायमेंशनल एरे बोलेंगे तो मैट्रिक्स कहेंगे। तो वन डायमेंशनल एरे क्या होता है? लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जो कि अरेंज रहता है, इसी तरह से तो रहता है ना, कुछ ऐसा x1 x2 x3 ऐसे करके xn इन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में अगर देखें तो ये क्या होगा? यही इसी को कहते हैं एरे। रो में अरेंज रहता है या फिर कॉलम में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि रो में ही हो। तो इसको x1 x2 ऐसे ऐसे कर, इसी को तो वेक्टर कहते हैं, और यही है एरे। लेकिन ये वन डायमेंशनल एरे। सिमिलरली टू डायमेंशनल एरे होगा तो मैट्रिक्स फॉर्म में हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस, मतलब क्या हो रहा है, रो भी बढ़ रहा है कॉलम भी बढ़ रहा है, यहाँ पर सिर्फ कॉलम बढ़ रहा है या रो बढ़ रहा है, तो वन डायमेंशनल है। तो सिंपल लिखना है, लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन रोज और कॉलम्स, बस यही हो गया एरे। और क्या, ज्यादा थोड़ी सोचना है। एरे वर्ड बोलते ही दिमाग में कुछ पिक्चर बनता है, इसी का बनता है, इसी टाइप का कुछ, बस उसी को लिख देना है। तो एरे का डेफिनेशन सबसे पहले, एन एरे is a list of numbers arranged in either row में रहेगा एंड या और कॉलम्स में रहेगा, कॉलम्स। कंप्यूटर को एकदम मतलब ऐसा स्टूडेंट की तरह नहीं पढ़ना है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं ना, कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है तो उसको एकदम जैसे बोलते हैं ना कि देहाती है, उस तरह उस सेंस में ही पढ़ो, एकदम सोच के कि हम देहाती हैं ऐसा टाइप में। तो हर चीज को उसी तरीका से सोचो, एकदम बच्चा बच्चा जैसे सोचता है ना हर चीज, उस तरह से सोचो, तो हर चीज समझ में आएगा। और अगर प्रोफेशनल की तरफ पढ़ोगे, सोचोगे कि हम मतलब पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा, एकदम ऐसा सोच के पढ़ोगे कि कुछ बड़ा चीज पढ़ रहे हैं ऐसा, तो समझने में मुश्किल होगा। एकदम सोचोगे कि हम बकलोल हैं, हम बस पढ़ रहे हैं, हमको छोटा से छोटा चीज में भी डाउट हो सकता है, तो ऐसे सोच के पढ़ोगे तो मैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जल्दी सीख जाओगे। तो एरे जब बोले थे तो सबके दिमाग में इस तरह का कुछ नहीं आया था पिक्चर? आया होगा, बोला नहीं कोई। अब बस फैंसी फैंसी वर्ड यूज कर देते हैं, जैसे एक्सक्यूशन यूज करते हैं कि एक्सक्यूट हो जाएगा, एक्सक्यूट हो जाएगा मतलब रन हो जाएगा, और क्या। एरे बोल रहे हैं तो वेक्टर को ही एरे बोल देते हैं यहाँ पर, वन डायमेंशनल वेक्टर को। और भी जितना भी वर्ड यूज करते हैं बस थोड़ा फैंसी फैंसी वर्ड यूज हो जाता है उसी में। कमांड विंडो को मिटा रहे हैं तो लिख देता है क्लियर्स कमांड विंडो, और क्या, इरेज, क्लियर्स की जगह इरेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इरेजिंग कमांड विंडो, गलत थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ पर बस वर्ड जो है वो सुनने में थोड़ा लगता है कि हाँ थोड़ा फैंसी, कंप्यूटर में इस तरह का वर्ड वर्ड यूज करते हैं। बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन का मतलब क्या है कि जो पहले से उसमें दिया गया है, जो पहले से उसमें है बना हुआ, बिल्ट इन का ही मतलब होता है सिंपल, तो उसी को यूज कर लिया है मैथ बिल्ट इन फंक्शन, जो पहले से मैटलैब को पता है, उसी को बिल्ट इन फंक्शन कह रहे हैं। डिस्प्ले फॉर्मेट्स क्या है कि कैसा शो करे, डिस्प्ले मतलब कैसा दिखता है कोई चीज, और फॉर्मेट मतलब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नंबर से खेल रहे हैं, तो नंबर का फॉर्मेट किस तरह का होगा, हमको किस तरह का दिखना चाहिए, बस वो चीज डिस्प्ले करेगा। तो उसके लिए हर चीज बस थोड़ा सा फैंसी टाइप का यूज कर देते हैं वर्ड कंप्यूटर में, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं।
ठीक है, ये क्या हो गया, लिस्ट ऑफ नंबर्स हो गया जो आइदर रोज में अरेंज है और कॉलम्स में अरेंज्ड। सबसे सिंपल ये लिख सकते हैं, द सिंपलेस्ट वन डायमेंशनल को ही सिंपलेस्ट कह रहे हैं, मतलब सबसे सिंपल। अगर हम एरे बोले तो क्या दिमाग में आता है, वन डायमेंशनल एरे ही आता है, वेक्टर या कॉलम वेक्टर या रो वेक्टर। डायमेंशनल, द सिंपलेस्ट वन डायमेंशनल एरे, द सिंपलेस्ट एरे इज अ रो। एक रो होता है, रो की तरह दिखता है, या फिर कॉलम की तरह दिखता है, और एक कॉलम, डिपेंड करता है हम कैसे लिख रहे हैं। कॉलम ऑफ किसका, कॉलम ऑफ नंबर्स। नंबर्स इसके बाद लिख सकते हैं कि इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स, मोर कॉम्प्लेक्स एरे, इससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पर जाएंगे तो क्या होगा, टू डायमेंशनल एरे का बात कर सकते हैं। टू डायमेंशनल एरे, ये कैसा दिखेगा, तो यहाँ पर रो में भी बढ़ेगा, पैरेलली कॉलम में भी बढ़ेगा, तो क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, इज अ collection of numbers arranged in rows and columns। और इसी रोज में भी रहता है, कॉलम्स में भी रहता है, और इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉमन लिख देता मैट्रिक्स ब्रैकेट में, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम्स दोनों पैरेलली। और एरे जो होता है वो फंडामेंटल फॉर्म होता है मैटलैब का। कोई भी चीज हम देते हैं मैटलैब को, मतलब कोई भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मैटलैब को, कहाँ पर, कमांड विंडो में, तो उसको जो है मैटलैब एज अ एरे की तरह स्टोर करता है, हर चीज को एरे की तरह ही स्टोर करता है। उसको पता नहीं है कि हम लोग को जैसे पता है ना कि इसको मैट्रिक्स कहते हैं, ये जो है ये फंक्शन का वैल्यू है, ऐसे करके उस वो हर चीज को बस एरे की तरह स्टोर करते जाता है, बस सिंपल। तो ये सब फंडामेंटल फॉर्म इसको भी कहते हैं, बोलते हैं द एरे इज अ फंडामेंटल फॉर्म, इज अ फंडामेंटल फॉर्म that MATLAB uses to store and manipulate data। कोई भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं तो मैटलैब उसको कैसे स्टोर करता है, एरे की तरह स्टोर करता है। और जब हम किसी भी दो डाटा में मान लो कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, किसी दो चीज को, दो वेक्टर को मान लो हम प्रोडक्ट करते हैं, जो आगे देखेंगे, अभी करेंगे उसको, तो वो बस क्या करता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता एरे के अलावा। वो बस एरे जो भी डाटा हम देते हैं, हमको दिख रहा है इंटरफेस पर वैसा कि हम मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। मैटलैब क्या कर रहा है, मैटलैब को सिर्फ एरे की तरह हर चीज दिख रहा है। वो जो भी तुम दे रहे हो वो एरे एरे पर खेल रहा है, बस एरे को मल्टीप्लाई कर रहा है, एरे को डिवाइड कर रहा है, एरे में कुछ भी मैनिपुलेशन कर रहा है, जो भी डाटा हम प्रोवाइड किए। तो अभी देखेंगे कि कैसे ऐसा करते हैं। तो अभी हम क्रिएट देखेंगे मैटलैब पर कि कैसे वन डायमेंशनल वेक्टर को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए कुछ सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे, एक दो। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हमको ये वेक्टर को, ये सेट ऑफ डाटा जो है ये स्टोर करना है मैटलैब पर, जिसमें एक जगह ईयर दिया हुआ है, दूसरे जगह पॉपुलेशन दिया हुआ है। पॉपुलेशन ये मिलियंस में है, ईयर में 1984, 1986,
हर 2-2 साल के इंटरवल पर ले रहे हैं, या 1988, 1990, 1992, 1994 एंड 1996। इतना सारा ये ईयर वाइज है। और किसी भी सपोज कर लो कि किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन है ईयर वाइज दिया हुआ, पॉपुलेशन है 127 मिलियन इस ईयर में, यहाँ पर 130 मिलियन हो गया, और इस तरह से बढ़ रहा है 145, 158, 178 एंड 211। ये एक डेटा दिया हुआ है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और हमको क्या करना है, इसके हेल्प से एरे क्रिएट करना है, एक एरे बनाना है। एरे में क्या रहेगा, ये ईयर वाइज पहले तो एक एरे बनाना पड़ेगा जिसमें ईयर का इंफॉर्मेशन रहेगा। ये क्या है ईयर, तो ईयर ऐसा कुछ करना पड़ेगा ना, ईयर जो है वो स्टोर करना पड़ेगा ताकि मैटलैब उसको ऐसे समझे 1984, 1986, ऐसे ऐसे करते करते 1996, ऐसे करके एक एरे बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे वो देखना पड़ेगा। एरे बनाने के लिए क्या जरूरत है, किस चीज का जरूरत है, तो ये चीज अभी देखेंगे। तो उसके पहले हम लोग कुछ नोट डाउन कर लेते हैं कि एरे बनाने के लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 कि जब भी एरे बना रहे हैं तो वेक्टर को क्रिएट करना है। वन डायमेंशनल एरे बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे द वेक्टर इज क्रिएटेड बाय टाइपिंग द एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स यानी नंबर्स को ही एलिमेंट्स बोल रहे हैं, ये सारा को एलिमेंट्स बोल रहे हैं, ये सारा जो भी कंपोनेंट है वेक्टर का जिसको लिखना चाहते हैं उसको बोल रहे हैं एलिमेंट्स या नंबर्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। हमेशा लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के इनसाइड, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यानी ये वाला ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर हमेशा ये सब डेटा को लिखना पड़ेगा अगर एरे क्रिएट करना है तो। नंबर 1, इसके बाद तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कुछ वेरिएबल का नाम देंगे, ये सिंटेक्स हम लिख रहे हैं, मतलब कैसा दिखेगा वो वेरिएबल नेम। यहाँ पर वेरिएबल नेम देंगे कुछ एक्स वाई जेड ऐसा करके देंगे, एक्स इज इक्वल टू ऐसा लिखेंगे, फिर ब्रैकेट देंगे स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर हम वेक्टर को टाइप करेंगे, टाइप वेक्टर नंबर्स या एलिमेंट्स जो लिखना लिख सकते हैं, और फिर क्लोज कर देंगे। मतलब इस तरह से लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1984, फिर 1986, 1990 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेक्टर को टाइप कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर दो तरह से वेक्टर को स्टोर किया जा सकता है जो हम लोग बेसिकली जानते हैं, एक तो रो के तरीका से और एक कॉलम के तरीका से। तो कब रो के तरीका से स्टोर करेंगे और कब कॉलम के तरीका से स्टोर करेंगे, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में देख रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज इसी पॉइंट के अंदर ही लिख देते हैं रो वेक्टर। अब तुमको चाहिए रो वेक्टर, मतलब तुम चाहते हो एक ही लाइन में सारा वेक्टर स्टोर हो रो वेक्टर की तरह। तो क्या करना पड़ेगा, टू क्रिएट अ रो वेक्टर टाइप द एलिमेंट्स विथ स्पेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड, विथ स्पेस। मतलब अभी हम देखें क्या कि वेक्टर क्रिएट कैसे करना है, वेरिएबल नाम देना है x इक्वल टू और बीच में टाइप कर देना है स्क्वायर ब्रैकेट। लेकिन हमको रो वेक्टर अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा कि x इज इक्वल्स टू 1984, 1986, यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे, फिर यहाँ पर एक स्पेस देंगे 1988, एंड इस तरह से एक एक स्पेस देते देते पहुंचेंगे 991994 पर।
अगर स्पेस देके ऐसे लिखेंगे तो ये रो वेक्टर की तरह स्टोर होगा, अभी देखेंगे करके, लेकिन पहले लिख लेते हैं। टू क्रिएट अ रो वेक्टर टाइप द एलिमेंट्स विथ तो अगर हम फर्स्ट वाला ईयर को बस स्टोर कर रहे हैं अभी फिलहाल, पॉपुलेशन को नेक्स्ट में करेंगे बाद में, ईयर को स्टोर कर रहा है एज अ वेक्टर के फॉर्म में, तो रो वेक्टर फॉर्म में करना है तो एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा और दो एलिमेंट्स के बीच में एक स्पेस देना पड़ेगा, स्पेस बार यूज करके। आइदर स्पेस दे सकते हो, और अगर स्पेस नहीं देना चाहते हो तो कॉमा भी दोगे तो भी काम चलेगा, और एक कॉमा। बट तुम लोग कोई एक चीज याद रखो, स्पेस ही याद रखो, स्पेस दे देंगे तो कोई दिक्कत, हालांकि कॉमा भी देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिटवीन स्पेस ना देके कॉमा दे सकते हैं बिटवीन द एलिमेंट्स, अभी हम लोग करके देखेंगे ये चीज। बिटवीन द एलिमेंट्स इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ये सब कुछ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये हो गया रो वेक्टर। अगर कॉलम वेक्टर करना रहेगा तो क्या करेंगे, तो लिखते हैं कॉलम वेक्टर। टू क्रिएट अ कॉलम वेक्टर टाइप द एलिमेंट्स, ये तो कॉमन रहेगा कि दोनों में एलिमेंट को टाइप करना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले लेफ्ट स्क्वायर को टाइप द लेफ्ट स्क्वायर, सबसे पहले लेफ्ट स्क्वायर को टाइप करो, ये टाइप कर दिए, उसके बाद अंदर में स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी यहाँ ब्रैकेट लिख देना है, इसको टाइप करने के बाद एंड देन इंटर द एलिमेंट। अब इसके ये टाइप कर दिए एक बार, तो इसके अंदर में एलिमेंट को इंटर करो, इंटर द एलिमेंट्स, और कॉलम वेक्टर में चाहिए तो यहाँ पर कुछ डिफरेंस करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं विथ अ सेमी कॉलम, जैसे यहाँ पर स्पेस दे रहे थे या कॉमा दे रहे थे, तो यहाँ पर हमको वेक्टर फॉर्म में करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा 1 9, एक ये ब्रैकेट दिए स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड, 8 4 लिखे, इसके बाद सेमी कॉलन देंगे, फिर दूसरा लिखेंगे 1986, फिर सेमी कॉलन देंगे 1988, फिर सेमी कॉलन, इस तरह से चलते चलते 1994 पर जाएंगे। और अगर ऐसे करेंगे इंटर प्रेस करेंगे तो कैसा आएगा वेक्टर, कॉलम के फॉर्म में आएगा, इस तरह से आएगा 199 सॉरी 84 86 88 ऐसे ऐसे करते, और यहाँ पर इंटर करेंगे तो यहाँ पर रो के ही फॉर्म में आएगा 1994 199 1986 इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर बस एक चेंज करते हैं, यहाँ पर या तो कॉमा लगा दो या स्पेस, और यहाँ पर कॉलम वेक्टर चाहिए तो सेमी कॉलन यूज करो, विथ अ सेमी कॉलन बिटवीन देम, दो नंबर्स के बीच में सेमी कॉलन बस लगा दो तो कॉलम वेक्टर। और इसके बाद एक तो ये तरीका है, और क्या कर सकते हैं कि इंटर प्रेस कर सकते हैं, मतलब हम लाइन चेंज कर देंगे, और प्रेस इंटर, इंटर की आफ्टर ईच एलिमेंट, अगर ईच एलिमेंट लिखने के बाद जैसे 1984 लिखे, उसके बाद अगर हम इंटर प्रेस करते हैं, फिर दूसरा मेंबर लिखेंगे 1986, फिर इंटर प्रेस करेंगे, और ऐसे ऐसे करते करते लास्ट तक पहुंच जाएंगे। अगर ऐसे पहुंचेंगे तो इसको या तो सेमी कॉलन दो या तो इंटर प्रेस करो हर एलिमेंट के बाद, यहाँ पर क्या था या तो कॉमा दो या स्पेस, स्पेस बार प्रेस करो, एक स्पेस चाहिए, तो रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर को इस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। ईच एलिमेंट, इतना करने के बाद क्या करेंगे, टाइप द राइट स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना है ना, टाइप द राइट स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करके हम देखते हैं कैसा दिखेगा। यहाँ पर मैटलैब पर चलते हैं, अगेन इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर
क्लियर किए तो वर्क स्पेस क्लियर हो गया। एंड अब CLC करेंगे तो कमांड विंडो क्लियर हो जाएगा। अब फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं यहाँ, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर लिख रहे हो कॉपी में तो देख सकते हो वहां पर सबसे पहले लिखे थे वेक्टर क्रिएट करने के लिए वेरिएबल नेम देना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर द वेक्टर इज क्रिएटेड बाय टाइपिंग एलिमेंट्स और नंबर्स इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हमको इस तरह से देना पड़ेगा। वेरिएबल नेम कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, फिर इस तरह से देना पड़ेगा। तो यहाँ पर वेरिएबल नेम क्या है, ईयर है, तो हम YR डिफाइन करते हैं। वेरिएबल नेम मेरे ऊपर डिपेंड है, कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि XYZ ही ले। तो ईयर को हम डिफाइन किए, ये मेरा YR जो है ईयर का नोटेशन है और ये वेरिएबल का काम करेगा। इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किए और इसके बीच में नंबर्स को टाइप करना है। तो दो तरह का चाहिए, एक तो रो वेक्टर चाहिए और एक कॉलम वेक्टर चाहिए। तो सबसे पहले हम रो वेक्टर के लिए काम करते हैं। मान लेते हैं कि रो वेक्टर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, टाइप एलिमेंट्स विथ अ स्पेस और कॉमा, या तो स्पेस दो या कॉमा दो, कोई एक चीज। तो हम लिखते हैं 1984 और इसके बाद हम दे देते हैं स्पेस 1986। इसके बाद क्या होगा, क्या था ईयर, 2 साल का था ना, 88, 1990, 1992 एंड 1994, उसके बाद 1996, इतना था, ब्रैकेट क्लोज। और अब प्रेस करता है इंटर। हम देखते हैं कि हमारा जो एरे है वो रो वेक्टर के फॉर्म में है या कॉलम वेक्टर के फॉर्म में। तो प्रेस कर रहे हैं हम इंटर, ये देखो ईयर इक्वल टू ये आ गया, ये आ गया, देखो यहाँ पर ईयर जो है रो वेक्टर के फॉर्म में आ गया। यही तो एक रो वेक्टर है। सेम चीज को हम अब यहाँ भी अब लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बीच में कॉमा देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पर हम कॉमा दिए, अब स्पेस देने का जरूरत नहीं अगर कॉमा दे रहे हैं, बस कॉमा दे के स्पेस हटा देते हैं। स्पेस देंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जरूरत नहीं है उसका, बस कॉमा दे देंगे तो उतना ही काफी है। ये कर दिए और इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, देखो अगेन सेम ही है, आपको आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो या तो स्पेस दे दो या कॉमा दे दो, एक ही बात। तो यहाँ से हम मेरा रो वेक्टर जो है क्रिएट हो गया। अब कॉलम वेक्टर क्रिएट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये नहीं होगा, एक बार और ट्राई करते हैं। कॉलम वेक्टर करना है। कॉलम वेक्टर के लिए क्या देखें, जहां पर कॉमा दे रहे हैं वहां पर सेमी कॉलन देना पड़ेगा। सेमी कॉलन लगा के देखते हैं, जहां पर कॉमा है उसको हटा के हम सेमी कॉलन लगा रहे हैं। ठीक है, आना चाहिए कॉलम वेक्टर की फॉर्म में। देखते हैं, इंटरप्रेस करते हैं, आ गया। तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, ठीक है। देखो कॉलम वेक्टर्स के बीच में आ गया, बीच में क्वेश्चन भी पूछते रहो, नींद नहीं आएगा। हाँ बोलो। अच्छा, तो ये कॉलम वेक्टर्स आ गया। और क्या बोले थे कॉलम वेक्टर करने के लिए, कि कुछ नहीं स्पेस इंटर देते जाओ। तो ईयर इज इक्वल्स टू 1984 लिखे, अब हम इंटर प्रेस करते हैं। अरे क्लोज कर दिया ना, ये नहीं क्लोज करना था। ईयर इज इक्वल्स टू 1984 लिखे, इंटर प्रेस किए, लाइन चेंज हो गया। फिर लिखेंगे 1986, फिर इंटर प्रेस करेंगे तो लाइन चेंज हो गया। 1988 इंटर प्रेस किए, फिर लाइन चेंज हो गया। 1980, 1990, 1992, 1994 एंड 1996। और क्या किए, लास्ट में क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है।
और अब इंटर प्रेस करेंगे तो भी क्या आना चाहिए, इसी हिसाब से जैसे इसमें आया है इसी तरह से आना चाहिए आउटपुट। देखते हैं क्या आता है, इंटर प्रेस करते हैं। देखो सेम आया कॉलम वेक्टर। यहाँ पर आइदर हम लोग सेमी कॉलम दे सकते हैं या फिर हर नंबर के बाद इंटर प्रेस कर सकते हैं। इंटर प्रेस करेंगे और फिर लास्ट में लिखेंगे ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं एरे को। और इस तरह का क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आने का संभावना भी है एग्जाम में, क्योंकि एरे सबसे बेसिक चीज है ना। तो इसको इतना एक्सप्लेन कर देंगे अगर, तो चेक करने वाला खुश हो जाएगा। ये तो हो गया एरर को, आई मीन सॉरी ईयर को हम स्टोर कर लिए रो वेक्टर में, कॉलम वेक्टर में। सेम काम हम पॉपुलेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन के लिए भी करेंगे तो क्या लिखेंगे, अगर हम रो वेक्टर में करना चाहते हैं मान लो, तो लिखेंगे POP। ये हम अपने से नाम दे रहे हैं कि हमको POP जैसे ही दिखेंगे याद आ जाएगा, अच्छा पॉपुलेशन के लिए ये एरे वेक्टर। और इसको हम रो वेक्टर में सबसे पहले करते हैं। तो पहला 127 स्पेस 130 स्पेस 136 स्पेस 145 स्पेस 158 स्पेस 178 स्पेस 211, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दिए और अब इंटर प्रेस करेंगे। तो जैसा कि हम लोग ऑब्वियस था कि इतना ही आना चाहिए, रो वेक्टर ही बना रहे थे तो रो वेक्टर आ गया। अब देखो यहाँ पर दो वेरिएबल्स स्टोर हो गया, एक तो POP पॉपुलेशन को शॉर्ट में पॉप लिख दिए थे, और ईयर को शॉर्ट में YR लिख दिए थे। तो ये दो वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो गया वर्क स्पेस में। तो जितने वेरिएबल्स यहाँ डिफाइन करोगे सब स्टोर होते जाएगा वर्क स्पेस में, जब तक कि क्लियर ना लिखें। क्लियर लिख देंगे तो मिट जाएगा वर्क स्पेस से, मेमोरी से वो चीज मिट जाएगा डेटा। ठीक है, एक तरीका ये है कि इसमें क्या कर रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं, हाथ से टाइप कर रहे हैं हर चीज। जबकि देख रहे थे यहाँ पर कि 1984 के बाद लास्ट क्या था 1996, और बीच में जितने भी मेंबर्स थे उसके बीच में कितना डिफरेंस है बताओ। यहाँ पर हर एलिमेंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है, बोलो। 2 डिफरेंस है, हर एलिमेंट्स के बीच में 2 डिफरेंस है। तो हमको पता है कि सब एलिमेंट्स के बीच में 2-2 डिफरेंस है, कॉमन है, सब में 2-2 का डिफरेंस है। और तो इतना ज्यादा मान लो कि और थोड़ा ज्यादा डेटा रहता है, यहाँ पर तो कम ही है, 1 2 3 4 5 6 7 ही है। मान लो थोड़ा और ज्यादा रहता, मान लो 15 रहता, तो कितना मुश्किल होता है 2-2 का 1994 से लेके लिखते जाते हैं 2-2 स्पेस पर। तो इससे बचने के लिए एक और तरीका है जो थोड़ा शॉर्ट है, मतलब शॉर्ट तरीका से भी इसको कर सकते हैं। वो एरे को क्रिएट करने का दूसरा तरीका है, उसको पॉइंट 2 देंगे, नंबर 2। कहीं पर नहीं समझ में आएगा तो बताना। यहाँ क्या करते हैं, क्रिएटिंग अ वेक्टर, एक वेक्टर को क्रिएट करना है कैसे, विथ कांस्टेंट। उस वेक्टर का खासियत क्या है कि कांस्टेंट स्पेसिंग। कांस्टेंट स्पेसिंग का क्या मतलब है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वेक्टर है, इसके सारे एलिमेंट्स के बीच में कांस्टेंट स्पेस है। नहीं, 84 के बाद 2 स्पेस के बाद 86 है, 86 के बाद 2 स्टेप आगे जाएंगे तो 88 90 ऐसे ऐसे करते करते, तो इसी को इक्वल स्पेसिंग कह रहा है। ईच मेंबर्स जितने भी नंबर्स हैं उसके बीच में जो स्पेस है वो इक्वल है, हमेशा 2-2 का गैप है सब में। क्रिएटिंग अ वेक्टर विथ कांस्टेंट स्पेसिंग by specifying the first term, the spacing and the last। ये क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है कि अगर एरे क्रिएट करना है और पता है कि एरे के हर मेंबर्स के बीच में कांस्टेंट स्पेस है, जैसे कि पिछले वाले में था 2-2 का स्पेस था, 86 के बाद 88 आ रहा था, फिर 90,
तो इसमें सारा मेंबर को लिखने का जरूरत नहीं है, एक शॉर्ट तरीका भी है लिखने का, और वो ये है कि क्या करो, फर्स्ट टर्म लिखो। फर्स्ट टर्म कितना था पिछले बार, 1994 से स्टार्ट किया, 84 से स्टार्ट किया था, इसको लिखो। फिर सेकंड में किसको लिखो, स्पेसिंग को, कितना स्पेस तुमको चाहिए हर टर्म्स के बीच में, 2 स्पेस चाहिए तो लिखेंगे 2। फिर लास्ट टर्म लिखो, लास्ट टर्म कौन सा है, कहां तक तुमको जाना है, 2 स्पेस करके, तो 1996 तक जाना है। तो ये 3 टर्म को ऐसे हम लिख सकते हैं, और इसके बीच में लिखेंगे बाय स्पेसिफाइंग द फर्स्ट टर्म स्पेसिंग एंड लास्ट टर्म, इसके बीच में क्या देंगे, सेमी कॉलन दे देंगे, मतलब सॉरी नॉट सेमी कॉलन, इट इज कॉलन, कॉलन दे देंगे। अगर यहाँ पर स्पेस थोड़ा ज्यादा हो गया है तो यहाँ मिटा के थोड़ा नजदीक इसको लिख देते हैं, 19। ऐसा करेंगे तो अगेन हमारा जो डेटा होगा वो सेम तरह से जैसे कि पिछले बार आ रहा था रो, उसी तरह से आएगा। क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, और बीच में क्या है, स्पेसिंग, कितना स्पेस चाहिए हर के बीच में, तो 2 का स्पेस चाहिए, तो 1994 लिखेंगे फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, और बीच में ये स्पेस, ये मेरा स्पेस है, ये मेरा फर्स्ट टर्म है, और ये मेरा लास्ट टर्म है। तो इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो कैसा आएगा, वही आएगा, रो वेक्टर आएगा जो पिछले बार आया था। तो इसका सिंटेक्स लिख देते हैं, वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, वेरिएबल का नाम देंगे कुछ भी, एक्स वाई जेड ऐसे करके, इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे, एम, एम जो है ये फर्स्ट टर्म है, कॉलन क्यू, ये क्या है, ये स्पेस है, हर टर्म के बीच में कितना स्पेस चाहिए, सेमी कॉलन एन, एन क्या है, लास्ट टर्म, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इस तरह से लिखेंगे अगर हम, तो हमारा, और यहाँ पर ब्रैकेट ये वाला दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग नहीं दे के चलते हैं, क्यों एक्स्ट्रा काम करेंगे, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रैकेट दो या ना, दोनों से आउटपुट तो सेम ही आएगा। तो चेक करके देखते हैं इसी एग्जाम्पल में कि ऐसा कैसे वर्क कर रहा है, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमको क्या करना था, ईयर, अच्छा फिर से हम डिलीट कर देते हैं, क्लियर CLC, दोनों क्लियर हो गया, स्पेस भी, कमांड विंडो भी। अब ईयर लिखते हैं, ईयर इज इक्वल टू, पहला ईयर कौन सा है, फर्स्ट टर्म 1984, कितना का स्पेस चाहिए, 2 का स्पेस चाहिए, 2 कॉलन, लास्ट टर्म कौन सा, 1996, यहां तक रुक जाना है। और अब इंटर प्रेस करके देखते हैं कि हमारा वेक्टर जो है वो उतना आता है कि नहीं जितना लास्ट टाइम आ रहा था। तो इंटर प्रेस करें तो आ गया ना, 1984, 86, 88, 90, सो सबके बीच में 2-2 का गैप। इसी चीज को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हैं, 1984 स्पेस कर देते हैं, एक 1996, क्या आना चाहिए बताओ, इंटर करेंगे आउटपुट क्या आएगा, बोलो, हाँ 1 स्पेसिंग के बाद आना चाहिए, सब कोई बोलो, तुम लोग नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पर रोक दो, लेकिन बोलो, बोलते रहोगे तब समझ में आएगा। देखो इंटर प्रेस किए, आ गया, 84 के बाद 85, 85 के बाद 86, ऐसे ऐसे करते करते 91 तक गया, और यहाँ पर डिस्प्ले करने का ऑप्शन नहीं था इसलिए ये लाइन चेंज कर दिया। ठीक है, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही आया है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ, हाँ सारा चीज में सेम काम करेगा, जैसे डेसिमल में करके दिखाते हैं, ईयर इज इक्वल टू 1.1, स्पेस देना है हमको 0.2 का,
कहाँ तक जाना है, मान लो कि 5 तक जाना है। देखो 1.1 सेकेंड टर्म 1.3, 1.1 में 0.2 जोड़ दिया। फिर हाँ तब भी हो जाएगा, करके देख लेते हैं, होगा। यही कह रहे हो, ईयर इज इक्वल टू दिस। अब करके देखते हैं कि क्या आता है। देखो पहले आया, कहाँ गया, तो कुछ और ही आ गया है। नहीं नहीं ठीक है, यहाँ पर 1984, ये 1.5, क्या क्या बोलो फिर से। हाँ वो समझ जाएगा, क्योंकि इसका ये जो होता है तरीका ही होता है, फर्स्ट ईयर लिखे लास्ट ईयर लिखे और दोनों के बीच में हम 1 पॉइंट। हाँ हाँ बोलो, बोलो क्या बोल रहे हो। हम्म, तो ये क्यों गड़बड़ आ रहा है, रुको। 1.5 अगर इसमें ऐड करेंगे तो 1.5 इसमें ऐड करेंगे ना, 1984, गलत तो है, तो है, फिर से देखते हैं। ईयर 1984, 1.5, 1996। ये गड़बड़ गलत क्यों आ रहा है। ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है, इसको हम देख कल डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्यों गड़बड़, मतलब यहाँ पर। चेक करते हैं। पर इस आई डोंट थिंक उससे कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो होता तो यहाँ से भी हो जाता, सेम ही आएगा। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक जो है कुछ और हो रहा है। मिस्टेक ये हो रहा होगा कि 1.5 के क्या हो रहा है मिस्टेक, हम बताते हैं। ये जो फर्स्ट एंट्री है 1984 और ये है लास्ट एंट्री, इसके बीच में हमको स्पेस 1.5 दे रहे हैं। तो 1.5 1.5 करते करते जब हम जाएंगे तो हमको ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि 1.5 का स्पेस करते करते हम यहाँ तक पहुंचेंगे कि इसके पार चले जाएंगे। समझ रहे हो बात को। हाँ हाँ, जैसे करके देखते हैं, इसको एक्चुअली करके ही देखते हैं। क्या है, 1984 है, इसमें हम 1.5 ऐड कर रहे हैं, क्या होगा 1985.5। अब फिर से इसमें 1.5 ऐड करते हैं, तो थोड़ा करके देखना पड़ेगा, तभी क्लियर हो पाएगा ये, तो ये थोड़ा मेहनत करते हैं। 86 पॉइंट यहाँ पर, आई मीन उल्टा करना चाहिए था, तो यहाँ पर 7 हो गया। हाँ बोलो। हम्म, वही गलती हो रहा है जो हम बोल रहे थे। हम्म, रुको, 1984, 1.5, और ये जाते हैं हम 1987, यहाँ भी बराबर होगा। ठीक है, इसको देखेंगे कि यहाँ पर बीच में डेसिमल टर्म देने पर क्या गड़बड़ होगा।
एक्चुअली में इसको इसको करके देखते हैं, ये जो छोटा भी है ना 1984 1.5 ठीक है 1.5 आना तो चाहिए था ऐसा, बट आया नहीं। ठीक है, इसको क्यों गड़बड़ हो रहा है हम चेक करके कल डिस्कस फिर से करेंगे कि इसमें डेसिमल देने से क्या प्रॉब्लम है। हाँ तो आज कर देंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर हम दे ईयर इज इक्वल्स टू या कुछ भी दे दें एक्स इज टू 1.5 स्पेस 0.1 स्पेस, ये स्पेस है और लास्ट टर्म है 2.1, इसको इंटर करेंगे तो ये तो सही आ रहा है। यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो सही आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अगर हम मान लो स्पेस नहीं चाहते हैं, हम डायरेक्ट चाहते हैं बिना किसी स्पेस के, मतलब स्पेस जो है वो हम वन का चाहते हैं, तो वन का जब स्पेस चाहते हैं तो वन लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर लिखें जे वाई इज इक्वल टू -3 से लेके 7 तक, हमको लगातार सारे इंटीजर्स चाहिए -3 से 7 तक, तो क्या करेंगे -3 कॉलन 7 लिखेंगे, वन लिखने का जरूरत नहीं, और इंटर प्रेस करेंगे तो देखो सारा इंटीजर आ गया, -3 से 7 के बीच का सारा इंटीजर एक साथ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर वन हाँ हो सकता है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, स्पेस तो हम कुछ भी दे ही सकते हैं ना, तो ऐसा होना तो नहीं चाहिए, बट इसी कारण से हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन ये क्यों हो रहा है ये हम कल बता देते हैं। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं, कल एक और है क्रिएटिंग अ वेक्टर विथ कांस्टेंट स्पेसिंग, ये कल कर देते हैं। कांस्टेंट स्पेसिंग द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इसको एक लाइन हम लिख के छोड़ देते हैं ताकि तुम लोग को पता रहे कल क्या कराने वाले हैं। क्रिएटिंग अ वेक्टर विथ कांस्टेंट स्पेसिंग, यहाँ भी हमको कांस्टेंट स्पेसिंग का ही जरूरत है बाई स्पेसिफाइंग, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पिछले बार में फर्स्ट टर्म दे रहे थे, लास्ट टर्म दे रहे थे और बीच में स्पेस दे रहे थे, इस बार फर्स्ट टर्म तो देंगे ही, लास्ट टर्म भी देंगे, लेकिन बीच में स्पेस ना देके हम ये लिखेंगे कि हमको कितना नंबर ऑफ टर्म चाहिए, एंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कितना नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए बीच में उस दोनों नंबर के बीच में। जैसे कि अगर तो इसको कैसे क्रिएट करते हैं, इसके लिए वेरिएबल सिंटेक्स होगा, इसको बता ही देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। वेरिएबल्स अंडरस्कोर नेम दिस इज इक्वल्स टू, लिखेंगे लाइन स्पेस, इस तरह का जब चीज कैलकुलेट करना होगा, मान लो कि हम लिखते हैं 1984 और यहाँ पर लिखते हैं 1996 और बीच में हम देते हैं 5, मतलब हमको कितना टर्म चाहिए, 5 टर्म्स चाहिए, तो इसको इस तरह का लिखने के, इस तरह से लिखेंगे तो क्या होगा, 5 5 ऐड होते जाएगा जैसे पिछले बार लिखे, तो इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, कमांड लाइन स्पेस एक्स आई का मतलब इनिशियल पॉइंट, फर्स्ट टर्म को बोल रहे हैं एक्स आई, फर्स्ट टर्म को बोल रहे हैं एक्स आई, देन क्या लिखेंगे सेकंड में लास्ट टर्म लिखेंगे, लास्ट टर्म को लिखेंगे एक्स एफ मतलब फाइनल टर्म, और कॉमा के बाद क्या लिखेंगे एन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, इस दोनों के बीच में कितना नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स, ये हो गया फाइनल टर्म या लास्ट टर्म, और ये हो गया
फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इस तरह का क्रिएट करना होगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें यहाँ पर x, मतलब अगर मैटलैब में देखें तो ये कमांड प्रॉम्प्ट है, x इज इक्वल टू लिखे हैं लाइन स्पेस 086। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट टर्म 0 है, लास्ट टर्म 8 है, और बीच में कितना नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए? 6 नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? प्रेस इंटर। तो आउटपुट क्या आएगा? आएगा आउटपुट x इज इक्वल टू 0, 0 है, बीच लास्ट में क्या है? 8 है, और बीच में कितना टर्म चाहिए? 6 टर्म्स चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, कोई बता सकता है? बोलो, नेक्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगा? 0 से 8 तक जाना है, और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो होना चाहिए इसको मिला के, इस दोनों को मिला के वो 6 होना चाहिए। मतलब इसके बीच में 4 पॉइंट्स और आएगा। 1.25। अगर 1.25 करते हैं तो क्या आएगा? पहला 0, 1.25। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 2.25, 2.5 ना, उस हिसाब से। तो इस हिसाब से 2.5। फिर इसके बाद कौन सा टर्म आएगा? 1.25 फिर से ऐड करेंगे तो 3.75। फिर इसके बाद 1.25 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। और इस तरह से फिर इसमें ऐड करेंगे 1.25 तो 6.25। तो देखो कितना टर्म ऑलरेडी हो गया? 1 2 3 4 5 6 तो ऑलरेडी हो गया। 8 तक पहुंचे नहीं। यहाँ पर हमको 8 तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंच पाए। 1.6 करके देखो, 1.6, 0 से 1.6, 1.6 से कहाँ? 3.2, 3.2 से 4.8, 4.8 से 6.4, एंड 6.4 से 8। ठीक है, अब इसको चेक करके देखते हैं कि क्या ये वर्क कर रहा है इस तरह से या नहीं। सबसे पहले इसको क्लियर कर दो। तो ये वर्क स्पेस क्लियर हो गया। अब CLC कर देंगे तो कमांड विंडो क्लियर हो गया। और इसके बाद हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, x इज इक्वल्स टू, लिखते हैं लाइन स्पेस ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म 0, दूसरा टर्म 8, और तीसरा टर्म 6। 0 से 8 तक पहुंचना है, और बीच में कितने टर्म्स होने चाहिए? 8 टर्म्स होने चाहिए। 0 और 8 को मिला के टोटल 6 टर्म बनने चाहिए। तो इंटर प्रेस करते हैं। 0, 1.6, 3.2 एंड सो ऑन, इस तरह से आ गया। और एक ट्राई करेंगे। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। y इज इक्वल्स टू लाइन स्पेस पहला टर्म 30 लिख देते हैं, लास्ट टर्म लिख देते हैं। जरूरी नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में ही बढ़े, हम उल्टा भी तो बढ़ सकते हैं। 30 पहला टर्म है और लास्ट टर्म 10 है, और बीच में स्पेस कितना चाहिए? 11 का स्पेस चाहिए मान लेते हैं। अब इंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमको तो बस देखना है कि पहला टर्म 30 आया, लास्ट का टर्म हाँ, लास्ट का टर्म 10 आया, जैसा कि हम लोग लिखे थे। और बीच में कितने टर्म्स आने चाहिए? 9 टर्म्स आने चाहिए। इस दोनों को मिलाकर 11 टर्म टोटल होने चाहिए। तो 11 टर्म है भी, देख रहे हैं। ओके, ये देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। जेड इक्वल टू 9 स्पेस, अच्छा यहाँ पर जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो देना है वो ऑफ कोर्स इंटीजर ही देना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता ना कि 3/2 टर्म है। इसका क्या मतलब है? 1.5 टर्म्स है। यहाँ पर इंटीजर ही देना पड़ेगा, तो दूसरा कोई रास्ता नहीं। ठीक है, तो ये आज एरे क्रिएट करने के लिए पढ़े। सबसे पहले क्या पढ़े? रो एंड वेक्टर
रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर को क्रिएट करने के लिए क्या करना है, ये पढ़े सबसे पहले। ये दो प्रॉब्लम किए थे, ये क्रिएटिंग एरे में रो एंड वेक्टर एरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर पढ़ लिए कि रो में कॉमा देना पड़ेगा या स्पेस, और कॉलम में सेमी कॉलन या इंटर प्रेस करना पड़ेगा हर टर्म के बाद। नेक्स्ट पढ़े कि जब भी एरे क्रिएट करना है तो एक तरीका और है कि फर्स्ट टर्म लिखो, लास्ट टर्म लिखो, और बीच में अगर इक्वल स्पेस है सारे के बीच में तो लिखेंगे बीच में जो स्पेसिंग टर्म है ऐसे कॉलन के हेल्प से 1984 कॉलन 2 कॉलन 1996, उसी को इस तरह से लिखे तो आउटपुट मेरा सेम आया रो वेक्टर। और फिर लास्ट में क्या देखे कि हमको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, और बीच में पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर लास्ट वाले की हेल्प से देखे तो लास्ट में ये देखो ये कितना था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर ऑफ टर्म्स। तो लिखेंगे z इज इक्वल्स टू लाइन स्पेस, फर्स्ट टर्म कितना था 1984, लास्ट टर्म कितना था 1996, टोटल टर्म्स कितने चाहिए हमको 7। चेक करते हैं कि इससे आता है कि नहीं। देखो इससे भी उस तरह से लिख सकते हैं, आउटपुट वही आया जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो पिछले बार हम लोग इससे निकाले थे 1984 कॉलन 2 कॉलन 1996, दोनों से आउटपुट देना है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। एरे क्रिएट करने का एक तरीका ये है लाइन स्पेस, और दूसरा तरीका ये, ठीक है। और वो वाला देखते हैं हम, वो वाला हम कल पर डिस्कस करते हैं कि वो ऐसा क्यों आ रहा है वहां पर, उसके पीछे क्या कारण है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग 2 डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे कि 2 डायमेंशनल एरे को कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब मैट्रिक्स को लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे। आज तो वेक्टर के बारे में लिख लिए।